हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? चलो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज एसएससी फेज 12 एग्जाम का 24 जून का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है और आज हम आपके लिए 100% जो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत उनका दोस्तों पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आप एसएससी की किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को तुरंत ही रट लो, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो लिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने इसी क्वेश्चंस की सीरीज पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पे विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी हमेशा हमेशा आपको मिलती है। इसके अलावा इजी गवर्नमेंट जॉब हम लेके आते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो वह है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केज्यूड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। यानी दोस्तों कौन सा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोइटर। यानी दोस्तों घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपसे पूछा गया था कि रेलवे के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो दोस्तों रेलवे में वर्तमान में सीईओ कौन है? तो श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, जो कब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था? तो दोस्तों इनका पदभार ग्रहण हुआ था 1 सितंबर 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इन्होंने किसकी जगह ली थी? तो दोस्तों इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी की जगह ली थी। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि रेलवे के अंतर्गत सबसे पहले सीईओ कौन बनी थी, तो दोस्तों सबसे पहले सीईओ बनी थी विजय लक्ष्मी विश्वनाथन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट के अंतर्गत, तो इसका भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों रेलवे बोर्ड और सीईओ के अंतर्गत आपसे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आप दूसरे कोई जो बोर्ड होते हैं उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्या पता नेक्स्ट जो शिफ्ट रहेगी उसमें आपके लिए और फायदेमंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के संबंध में दोस्तों उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 20 के एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक हो, विदेशी हो या मनमाने अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत क्या होता है दोस्तों? 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी है। 20 पूछा जाएगा तो 21 भी पूछा जा सकता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून तथा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों वह है, बराबर पहाड़ की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बराबर पहाड़ की गुफा भारत के बिहार राज्य के अंतर्गत स्थापित की गई है। बराबर पहाड़ की गुफा कहाँ है? बिहार राज्य के अंतर्गत। ये बिहार के कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों बिहार के जहानाबाद जिले के अंतर्गत इसकी लोकेशन रहने वाली है। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 2023 तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये इंपॉर्टेंट आया था, संगीत के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों भारत के संस्कृति जो मंत्रालय है उन उसके अनुसार दोस्तों 8 आपके सांस्कृतिक नृत्य रहने वाले यानी शास्त्रीय नृत्य रहने वाले हैं। वैसे मान्यता प्राप्त कितनी को है दोस्तों? 9 को टोटल मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये किसके अनुसार पूछा जा रहा है? भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 2023 तक पूछा गया, तो वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो वो दोस्तों 9 नृत्य कौन कौन से हैं जो अभी फिलहाल है? तो वो है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय में जो 9 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं उनका कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। इसके अलावा केरल और शास्त्रीय असम में छऊ हो गया। ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं ये शामिल किए गए हैं, उनके बारे में इससे विस्तार से बताया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों जैसे तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये तो अगर आप याद रखोगे तो ये दोनों चीज़ में काम करने वाला है। क्वेश्चंस की टोटल कितने होंगे और कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट कौन सा है? जो मणिपुर वाला है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, तो क्या पता इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ताकि लोगों का ध्यान ज़्यादा उस तरफ चला जाए। ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इससे वह दोस्तों रहने वाला है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है हुमायूं की ओर से, क्योंकि दोस्तों जब हुमायूं ईरान भाग गया था
तो उसने किससे शरण मांगी थी, यानी उसको किसने शरण दी थी? तो शाह ताम्रपत्र जो फारसी राजा था जिसने हुमायूं को काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करने में मदद करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान की थी। उस बाद में उन्होंने सिकंदर सूर्य की अफगान सेना को हराकर 1555 में आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। हुमायूं के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा था, लेकिन आपने ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं हमसे कि उसको शरण किसने दी थी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हुमायूं दूसरा मुगल सम्राट था जिसने भारत में मुगल शासनकाल के दौरान भारत पर शासन किया था। इसके अलावा दोस्तों कुछ आंतरिक समस्याओं के कारण जब चौसा और कन्नौज में शेर खान के बाद उन्होंने ईरान भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यही पूछा गया कि ईरान के अंतर्गत उनको किसने शरण दी थी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाह तहमासप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहने वाला है? तो दोस्तों रहने वाला है जनसंख्या से। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, यानी उसको क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा कि किस राज्य का कितना है। सबसे बढ़िया किसका है? तो दोस्तों वह है केरल का। इसके अंतर्गत दोस्तों लिंगानुपात को दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को किसमें नापा जाता है? तो वो नापा जाता है लिंगानुपात के अंतर्गत। और जो दोस्तों केरल राज्य उसका लिंगानुपात कितना रहने वाला है? तो दोस्तों उसका लिंगानुपात रहने वाला 1000 जो पुरुष हैं उनके ऊपर 1084 महिलाएं, यानी दोस्तों कम से कम कितनी 84 महिलाएं ज़्यादा है जनसंख्या के अनुसार। एज ए रूल के अनुसार जो नियम है उनके अनुसार वहाँ पे जनसंख्या जो चेक की गई थी वहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा रहने वाला है, इसीलिए केरला सबसे ऊपर रहने वाला है। इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है दोस्तों हरियाणा का, कितना है दोस्तों? 877। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा से उड़ीसा में कितने सांसद थे? तो दोस्तों 17वीं लोकसभा, अभी लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट भी आया है तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 21 टोटल लोकसभा सदस्य थे उड़ीसा से। इसके अलावा राज्यसभा से कितने बोले गए हैं? तो दोस्तों राज्यसभा से 10 सदस्य आपके नॉमिनेट हुए थे। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बने हैं मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। बीजेपी की वहाँ पे सरकार बने हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट तक की और क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जैसा कि मैंने बताया लोकसभा चुनाव चल रहा है, इंपॉर्टेंट आएगा दोस्तों। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया था। तो दोस्तों सीटें हैं मेघालय की 2। अभी आपको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और भी बता देता हूँ दूसरे स्टेट की भी। तो आंध्र प्रदेश की लोकसभा 25 सीटें हैं। वहीं दोस्तों बात करें राज्यसभा की तो 11 सीटें उसकी रहने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की मात्र और मात्र 1 सीट आपकी रहने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों आसाम की, तो आसाम में 14 सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की है 7 सीटें। और इसका बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में मात्र 2 सीटें हैं, इसके अलावा राज्यसभा की 1 सीट है। गुजरात की बात की जाए तो दोस्तों लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट आपकी रहने वाली है। हरियाणा की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की 10 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 4 है, झारखंड की 14 है, कर्नाटका की 28 सीटें हैं, केरला की 20 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, मणिपुर की अभी जो बताया दोस्तों 2 सीटें आपकी रहने वाली हैं। इसके अलावा बात की जाए मेघालय की तो मेघालय की 2 सीटें रहने वाली हैं। नेक्स्ट की बात की जाए क्योंकि अभी तो कितनी हुई हैं 16 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें किसकी है तो दोस्तों 80 सीटें किसकी है? यूपी की सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आती है जिसकी 48 सीटें रहने वाली हैं। बात की जाए मिजोरम की 1 सीट है, नागालैंड की 1 सीट है, एनसीटी दिल्ली की 7 सीट है, ओडिशा की 21 सीटें हैं, पुडुचेरी की 1 सीट है, पंजाब में 13 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें और सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में 1 सीट रहने वाली हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की ओर बात की जाए तो दोस्तों सिक्किम की बात हो गई। तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में दोस्तों 39 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उसके अलावा यूटी जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में थर्ड ऑफ लार्जेस्ट 42 सीटें रहने वाली हैं। यूपी के बाद में दोस्तों आपको बताया था ये 3rd स्थान पे रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स BMI पता करने का सूत्र क्या है। यहाँ पे लगभग लड़के अटक गए थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका लगभग कम लोगों को पता है। BMI दोस्तों इसमें आपका वेट पता कर सकते हैं कि आप अंडरवेट हो या ओवरवेट
हो। इसी के कारण दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन फंस गया था। इसके अलावा व्यक्ति की जैसी हाइट होती है, हाइट के अनुसार आपका वेट थोड़ा सा निर्धारित होता है, उसी के अनुसार अगर आपका वेट हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती। अभी एक बार आपको बता देते हैं इसका चार्ट भी कि इस प्रकार में कितने आपका वेट होता है। तो इसके अनुसार दोस्तों जो आपका BMI इंडेक्स है उसके अनुसार अंडरवेट होता है। अगर आपका दोस्तों इसी इंडेक्स के अनुसार 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 18.5 से 24.9 अगर आपकी आती हैं तो आप नॉर्मल रेंज में हैं। ओवरवेट 25 पॉइंट से लेकर 29.9 ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और ओबेस अगर 30 से भी ज़्यादा है तो आप ओबेस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों IUPAC नामकरण के अनुसार आवर्त सारणी में किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सिबोर्गियम नाम दिया गया था? तो 106 परमाणु क्रमांक को सिबोर्गियम नाम दिया गया था। यह कृत्रिम रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg और परमाणु संख्या कितनी है? टोटल 106 इसकी परमाणु संख्या रहने वाले हैं। इस तत्व का नाम गैलेंटी सिबोर्ग के नाम पर रखा गया था। जो कौन थे? जो थे दोस्तों एक अमेरिकी परमाणु रसायन और नोबेल पुरस्कार विजेता रखे गए थे, जिनके नाम पर ही दोस्तों इस सिबोर्गियम का नाम रखा गया है। परमाणु क्रमांक आपका राइट आंसर हो जाएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वह है दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के अनुसार। ये दोस्तों आपको हर एग्जाम के अंतर्गत इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके कांग्रेस अधिवेशन कब हुए थे, कहाँ हुए थे, उसके बारे में। तो चलते दोस्तों, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1885 में बम्बई में हुई थी। पहला अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो पहला अधिवेशन 1885 बॉम्बे में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसके आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको बता रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जब दूसरा अधिवेशन वो कब हुआ था? पहला अधिवेशन तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नारोजी। और पूछा गया क्या हमको दोस्तों, तो तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी ये इसके रहने वाले थे। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1896 के अंतर्गत। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कलकत्ता के अंतर्गत किया गया था। जो आपको पूछा जा रहा हूँ उसका थोड़ा सा आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, कहीं कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 1896 का जो हुआ था उसमें दोस्तों अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह कायम जी, जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट में अधिवेशन हुआ था 1899 में लखनऊ के अंतर्गत। अध्यक्ष थे रोमेश चंद्र दत्त। भू राजस्व के स्थायी निर्धारण किसकी मांग की गई थी? निर्धारण की मांग की गई थी। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए 1901 के जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में कि उसमें आपने इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, तो 1901 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता के अंतर्गत आयोजित किया गया था। अध्यक्ष थे दिनेश ई वाचा। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पे ये आए थे। तो अधिवेशन का लगभग दोस्तों कंप्लीट आपको बता दिया गया है कि कब और कौन इसका अध्यक्ष बना था, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस फील्ड से रिलेटेड? तो वो फील्ड रहेगी दोस्तों स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रिवोल्यूशन, यानी दोस्तों ये प्रोडक्शन किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये संबंधित है हनी एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, यानी दोस्तों बागवानी और शहद से ये इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरू हुआ था? 1991 में शुरू हुआ था और 2003 तक चला था। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको ज़्यादातर जो जोर दिया गया था वो उनके उत्पादन और दोस्तों इनकी कैटेगरी को बाहर प्रोड्यूस करने के ऊपर दिया गया था। इससे खेती में थोड़ा सा इनके उपज में थोड़ा फायदा भी हुआ था। स्वर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों निपुर तुतुज को इनका क्रांति का जनक कहा जाता है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये किससे संबंधित थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूट उत्पादन से संबंधित थी। अभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्रांति और हम संबंधित उनकी ले लेते हैं। तो दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध था चमड़ा और कोको से। हरित क्रांति जिसको सब जानते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित थी।
ग्रेक क्रांति जिसको उर्वरक से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा के उत्पादन से था। लाल क्रांति का संबंध दोस्तों मांस के उत्पादन और टमाटर के उत्पादन से था। गोल क्रांति का संबंध जिसका जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार का उत्पादन आलू उत्पादन से। रजत फाइबर क्रांति का उत्पादन किससे था दोस्तों कपास उत्पादन से। रजत क्रांति का उत्पादन किससे था तो अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था तो दोस्तों डेयरी उत्पादन से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है पीली क्रांति का संबंध किससे था तो दोस्तों पीली क्रांति का संबंध था तेल बीज उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे था तो दोस्तों मछली उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे था दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से। ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है तो अमरावती भारत के दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों इसका निर्माण अशोक ने, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने कब करवाया था दोस्तों 3री शताब्दी ईस्वी में करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूप भारत के गुंटूर जिले में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और ये इंपॉर्टेंट किसे हैं दोस्तों बुद्ध के जीवन और शिक्षण को स्तूप में उकेरा गया, यानी उस जो स्तूप बने हैं उनके अंतर्गत दोस्तों बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विच बिल एक्ट प्रोवाइड फॉर ट्रायल यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज इन द कंट्री, यानी दोस्तों भारतीय द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के प्रशिक्षण और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता की मांग के लिए कौन सा विधेयक और अधिनियम बनाया गया था। ये भी थोड़ा सा हार्डली क्वेश्चन आया था, ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि दोस्तों इससे बड़े बड़े क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं लगभग यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा टफ इसमें ये, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों कि हार्ड रहते हैं वो हर स्टूडेंट के लिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल को 1833 ईस्वी में मार्कस ऑफ रिपन की वाइसराय रिप के दौरान पेश किया गया था। ये इल्बर्ट बिल कौन है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। तो तानसेन, अमीर खुसरो और पंडित विष्णु नारायण भारतखंड। तो ऑप्शन में दोस्तों पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे दिया गया था, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर यही हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर जो पहला आधुनिक ग्रंथ है वो किसने लिखा था। तो आधुनिक ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों, तो वो लिखा था दोस्तों पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने ही। तो इसका राइट आंसर हमने इसीलिए इसका राइट आंसर यही चूज किया है। नेक्स्ट की ओर बता दिया मैंने दोस्तों आपको पहले कि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा कि हमारे दोस्तों जो तमिल साइड के अंतर्गत है बहुत पुराने मंदिर और बहुत पुराने संगीत आपको मिल जाएंगे। पुरुषों के शॉट पुट का वजन कितना होता है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ये अभी जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्होंने पदक जीता था किसमें दोस्तों, जो भाला फेंक उसके अंतर्गत दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पुरुषों के शॉट पुट का वजन कितना होता है 7.26 किलोग्राम होता है। कितने राउंड होते हैं दोस्तों 16 पाउंड का होता है। इसका व्यास 110 mm से 130 mm के बीच में होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों महिलाओं के लिए, तो दोस्तों महिलाओं के अंतर्गत इसका वेट होता है 4 किलोग्राम, यानी दोस्तों 8.82 पाउंड का शॉट पुट लगती है, जिसका व्यास दोस्तों होता है 95 से 110 mm के अंतर्गत 3.7 से लेकर 4.3 इंच के बीच में इसका होता है। तो स्पोर्ट्स के अंतर्गत जो अभी रिसेंटली हुए हैं कौन कौन जीता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे भी है कि चेस के ग्रांड में मास्टर कौन बने हैं अभी हाल फिलहाल में, वो बताएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के अंतर्गत दोस्तों बहुत चेस का डेवलप हो रहा है और लगभग कैंडिडेट जो जीता है वो उम्र के भी ज़्यादा नहीं है। तो बताइएगा कि आपको वो कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहु किला कहाँ पर स्थित है। तो जानना ये भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जम्मू शहर को अभी टूरिस्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहु किला जम्मू शहर में स्थित है। किला एक धार्मिक स्थल है। इसके परिसर में हिंदू देवी काली को समर्पित एक मंदिर भी इसमें मिला है, तो वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनवरी 2023
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यानी जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ये चीफ मार्शल भी चेंज हुआ है एयरफोर्स का, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जनवरी 2023 में किसी भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है, तो एयर मार्शल AP सिंह भारतीय वायुसेना के नए चीफ रहने वाले हैं। ये किसका स्थान लेंगे, तो दोस्तों यह लेंगे एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेने वाले हैं। जो अभी नए चीफ बने हैं दोस्तों एयरफोर्स के, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कितने रुपए का दोस्तों लोन दिया जाएगा, तो स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप के लिए आसान वित्त पोषण यानी आसान किस्तों में विकल्प प्रदान करना, क्योंकि इन संस्थाओं को औपचारिक ऋण प्राप्त करने के लिए कठिनाई हो सकती है। यह योजना SC, ST और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में वित्त पोषण योजना प्रदान करती है। यानी आप इतना तक लोन ले सकते हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो आपकी कैटेगरी SC, ST और महिला उद्यमियों को ही होनी चाहिए। इसी कैटेगरी में ये लोन दिया जा रहा है। आपसे पूछा गया था कि कितना लोन मिलता है दोस्तों, 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण लोहा अयस्क मैग्नेट 70% किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों लोहा अयस्क के प्रकार कौन से हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और साइडराइट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक 73% और आंध्र प्रदेश 14%, ओडिशा 33% और झारखंड में 26% पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे लगे बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।